मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से ये वीडियो है मुतवाज़न ग़ज़ा के बारे में। मुतवाज़न ग़ज़ा क्या होती है? अक्सर आपको डॉक्टर बताते हैं कि या आपके कोई और लोग बताते हैं कि आपको मुतवाज़न ग़ज़ा लेनी चाहिए, तो उससे मुराद क्या है? मुराद यह है कि हमारी ग़ज़ा जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका एक बैलेंस होना, मुतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। वो असल में उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक है जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी बड़े अज्जा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये तीन बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें रोटी है, चावल है, नान है, और जो है उसके अलावा बेकरी की अशिया है, केक है। ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट्स है, शलगम में कार्बोहाइड्रेट्स है, शकरकंदी में कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये टोटल मिला के हमारी ग़िज़ा में जो कैलोरीज के हिसाब से तकरीबन 60% कैलोरीज हमारे कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि फ़ौरी तौर पे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फ़ौरी तौर पे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे मसल्स हैं, हमारे खून के सेल्स हैं, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, वो सब प्रोटीन से बनते हैं। और बहुत सारे एंजाइम जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन हमारी एसेंशियल डाइट है। कार्बोहाइड्रेट्स एक फ्यूल के तौर पे तो काम करती है, लेकिन एसेंशियल नहीं। लेकिन प्रोटीन जो है उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उनको कहते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें वो ग़िज़ा की सूरत में लेने ज़रूरी हैं। और प्रोटीन की शरह होनी चाहिए हमारे खाने में तकरीबन 30%, 25 से 30% हमारी ग़िज़ा में जो प्रोटीन होने चाहिए। और प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? एक तो गोश्त है, वो किसी भी जानवर का गोश्त हो, वो बड़े का गोश्त हो, वो छोटे का गोश्त हो, वो मुर्गी का गोश्त हो, वो फ़िश हो, वो पोल्ट्री हो, या कोई और सी फूड हो, वो सारे के सारे जो गोश्त हैं वो प्रोटीन का एक मेन सोर्स है। वो तमाम का तमाम प्रोटीन नहीं होता, लेकिन उसमें प्रोटीन खासे होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन वेजिटेबल्स में भी पाई जाती है। कई सारे जो दालें हैं उसमें प्रोटीन है, गंदम में भी प्रोटीन है, चने में भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन प्रोटीन की भी एक सिग्निफिकेंट रेशो है। उसके अलावा प्रोटीन जो है हमारे जो एग्स हैं, वो एग्स में भी है और दूध में भी है। दूध की बनी हुई तमाम चीज़ों में भी प्रोटीन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होती है। तो ये प्रोटीन की जो हमारी कैलोरीज हैं तकरीबन 25 से 30% आनी चाहिए। और बाकी रह गया फैट्स। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स जो होते हैं ये वो हैं जो कि ऑयल जो होते हैं, घी होते हैं, ये कम से कम मिकदार में आना चाहिए हमारे जिस्म में। चूँकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस होता है, इस पर ताकत बहुत ज़्यादा है, तो इससे मोटापे का ख़तरा बहुत बन जाता है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है जिसको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी कहते हैं। वो एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो ऑयल्स में होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, कनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है। जितनी भी ऑयल्स हैं इसके अंदर भी होते हैं। उसके अलावा जो फ़िश ऑयल है उसके अंदर भी होते हैं। तो ये ऑयल्स हैं इसके अंदर, ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। लेकिन जो हमारा जो देसी घी है या मक्खन है उसके अंदर भी ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, लेकिन वो मोस्टली जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, थोड़ी मिकदार में कंज्यूम कर लेना सही है। तो पहला कंपोनेंट ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जिसको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स। उसके अलावा उसको भी मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, वो है वाटर। आपके ग़िज़ा में पानी की मिकदार भी खासी होनी चाहिए। पानी जो आप पानी की सूरत में लेते हैं, या पानी आप जो सालन का शोरबा है, चाय में, जूस में, ये चीज़ें सब पानी मिला के तकरीबन 8 गिलास पानी के मुताबिक आपको पानी डेली लेना चाहिए। तो पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑब्वियसली अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी या पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो ज़्यादा लें, अगर आप इंडोर है तो 8 लीटर काफ़ी है आपके लिए। तीसरा जो एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी मतवाज़न खुराक का, बहुत ही ज़रूरी है, वो फाइबर है। फाइबर छिलकों को कहते हैं। ये दो सूरतों में हम ले सकते हैं। एक तो जो नेचुरल फॉर्म में है, फ्रूट जितने भी फाइबर वाले फ्रूट होते हैं, जैसे किन्नो पल्प के साथ लें,
आप सेब उसके छिलके के साथ लें, स्किन के साथ लें, अमरूद खाएं बीज के साथ और स्किन के साथ खाएं, टमाटर भी फलों में ही आता है वैसे टेक्निकली। उसके अलावा जो है जितने भी फल हैं सारे के सारे वो आपके फाइबर का सोर्स है। उसके अलावा गाजर है, मूली है और गोभी है, ये भी फाइबर की सूरत में एक फाइबर की किस्म है। तो फाइबर का ये सोर्स भी है। और कभी आपके खाने में वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल कम है, अगर सपोज होना नहीं चाहिए, तो फिर आप फाइबर इसबगोल के छिलके के सूरत में भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आप किसी भी सूरत में ले लें तो आपको खासा फाइबर मिल सकता है। फाइबर का क्या काम है बॉडी में कि फाइबर आपके स्टूल को बल्क देता है, स्टूल को हाइड्रेट करता है, ना ये कब्ज़ होने देता है ना ये मुश्क लगने देता है। 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं आप, कैसे भी ले सकते हैं, फाँक के ले लें, पानी में घोल के ले लें, दूध में घोल के ले लें, दही में मिला के ले लें, 2 बड़े चम्मच के केवल ले लें तो ये काफ़ी रहेगा। तो ये तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आगे बारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ी मिकदार में होती हैं, वो पूरी खुराक में हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं, मिलीग्राम्स में या इवन माइक्रोग्राम्स में होते हैं। इसकी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स आप मालूम है आपको, विटामिन B1 है, B2, 3, विटामिन B5, B6, 7, 9, 11, 12, ये सारे विटामिन की किस्में हैं। उसके अलावा जो बी कॉम्प्लेक्स इनको कलेक्टिवली कहते हैं। उसके अलावा विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन K है, ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। जो फैट सोल्युबल विटामिन आमतौर पे एनिमल सोर्स से आते हैं ज़्यादा, और जो वाटर सोल्युबल बी कॉम्प्लेक्स है ये आमतौर पे प्लांट सोर्स से आते हैं। तो हमें अगर बैलेंस डाइट लें, हम एनिमल सोर्स वाली भी डाइट लें और प्लांट सोर्स वाली लें, तो सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके। उसके अलावा जो है मिनरल्स, मिनरल्स में क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है और कॉपर है, सल्फेट है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें, फॉस्फेट है, ये सारे जो हमारे मिनरल्स हैं ये भी हमारी ग़िज़ा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। फिर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, वो बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं, बॉडी में चाहिए उनको। वो यानी हम आमतौर पे गोली की सूरत में ले सकते हैं या खाने में भी मौजूद है। जैसे आयोडीन है, बहुत थोड़ी मिकदार चाहिए, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है, ये सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा में बहुत ही ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस वो चीज़ होती है जो कि बहुत ही थोड़ी मिकदार में हो, वो ट्रेस एलिमेंट के तौर पे हमारी बॉडी में जानी चाहिए। फिर उसके अलावा एक चीज़ और आती है जो फ्रूट्स में होती हैं, वो फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं उनको, वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो उसकी मिकदार भी थोड़ी सी ग़िज़ा में आए तो फिर बैलेंस हमारी डाइट बनती है। तो ये अगर तमाम चीज़ें खाएं लेकिन मिकदार मुनासिब रखें। मतवाज़न ग़िज़ा का ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपकी खुराक की मिकदार आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपका एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी आप एक घरेलू खातून हैं या एक बैंकर हैं या एक टीचर हैं या इस तरह का जॉब है, आप एक शॉपकीपर है, तो आपकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 2000 कैलोरीज तक है। लेकिन अगर आपका एक्टिव फिजिकल स्टाइल है, यानी घूमते फिरते हैं आप, काफ़ी दिन में 3-4 किलोमीटर आपकी वॉक हो जाती है काम काज में, तो आपकी फिर कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 2500 के ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर आपका अच्छा एक्सर्शन वाला काम है, जो कि आजकल बहुत कम लोग हैं, जिसमें एक्चुअली मुशक्क़त पाई जाती है, मजदूरी है या काश्तकारी है या लेबर है, अगर इस तरह का काम है तो फिर आपको तकरीबन 3000 कैलोरीज की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आम तौर पे ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट कि अगर आपकी स्पेशल कंडीशन है, प्रेगनेंसी है या बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। या आपको बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के एथलीट हैं तो उसको मुमकिन आपको 3500 या इवन 4000 5000 कैलोरीज की ज़रूरत हो। लेकिन आम लोगों को, जैसे हम डॉक्टर हजरात हैं, 2000 कैलोरीज काफ़ी होती हैं। अगर 2000 कैलोरीज आप कंज्यूम करें, बैलेंस डाइट लें, तो उम्मीद है कि आपकी एक बहुत बेहतरीन सेहत मेंटेन रहेगी। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन, अपनी बीमारी को समझे की जानिब से।